क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 2 नवंबर का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ठीक है, और ये वाली जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक, और हमारे जो पेड कोर्सेज हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए, वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, प्रसाद प्रयत्न का सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन जरूर आएगा, देखिएगा आप। ठीक है, पहला टॉपिक चलिए देख लेते हैं, इकोनॉमी समझिए। देखिए, इंडिया केमिकल से कैम और 2022, तो ये वाला जो है ये सम्मेलन है एक तरीके का, और इसको इनॉग्रेट किया अभी जो हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, केमिकल फर्टिलाइज़र के, 2 नवंबर को, यानी कि आज। ठीक, इसका जो थीम है वो आपका है विजन 2030, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स आप समझ रहे हो, जैसे कि आपका ये जो है जितने भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है। और ये जो सम्मेलन किया जाता है ये इसलिए किया जाता है कि भाई साहब लोग आएँ, गवर्नमेंट की, इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम उसका सतत विकास कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक, लोग आपस में मिलते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया आओ हमारी जो पेट्रो और केमिकल ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आके इन्वेस्ट करिए। ठीक, तो कुछ रीजन बनाए गए हैं, पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन्स, तो वहाँ पे आके इन्वेस्ट करिए। इसके लिए है ये, मेक इन इंडिया को भी, आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये 12वां संस्करण है ये इंडिया चैम का। ठीक, इसको फिकी यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में मिलकर जो है मनाया, मतलब आयोजित किया जाता है। और ये इंडिया केमिकल पेट्रोकेमिकल जो है, इसमें कई सारे की सेक्टर्स के लिए केमिकल्स और जो है जो यूज़ होते हैं वो बनाए जाते हैं। कौन कौन सेक्टर हैं? ऑटोमोटिव, ऑटोमोबाइल, कार वार, ये सारी, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, एफएमसीजी, इन सब सेक्टर्स में जो भी केमिकल पेट्रोकेमिकल की ज़रूरतें होती हैं वो जो है पूरी की जाती है। और इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है इंडियन केमिकल्स को। तो 2013-14 के कंपैरिजन में देखें तो 106% की ग्रोथ देखी गई है, यानी कि डबल हो गया एक्सपोर्ट। ठीक है, और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है केमिकल का 2021-22 में ये करीबन $30,000 के आसपास रहा। ठीक, जो पहले 14,000 के आसपास था, वहीं डबल हो गया है। ठीक, तो याद रखिएगा, थीम याद रखने वाली है इस टॉपिक में। और साथ ही साथ ये कहाँ पर हो रहा है? तो न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमी संबंधित, वेयर हाउसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, ENWR। देखिए, ऐसा होता है कि जो किसान भाई हमारे हैं, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो लोग कई सारे वेयर हाउसेस बनते हैं। जैसे आलू जो है पैदा करके उन्होंने वहाँ पे वेयर हाउसेस में या फिर कहीं पे कोई भी अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो वहाँ पर रख दिया। ठीक है, और उससे क्या है कि मान लीजिए उन्होंने 100 किलो उन्होंने जमा किया, तो उसकी एक उनको रिसिप्ट मिल जाती है। तो पहले ये रिसिप्ट कागज वागज में होती थी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, इसलिए ये ई जोड़ा गया है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल। ठीक, तो मैं आगे बताता हूँ क्या है इसमें, कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको ये मिल जाती है रिसिप्ट। ये नेगोशिएबल है, जो नाम समझ रहे हो, नेगोशिएबल, ये ये किस चीज़ को दिखा रहा है? ये बता रहा है कि भैया ये आपका दिखाता है कि हाँ, ये रिसिप्ट आपके पास आ गई, इसको आप चाहो तो अगर आपको कोई लोन लेना है तो उसको जो है इस रिसिप्ट को आप गिरवी कोलेट्रल की तरह दे सकते हो। ठीक, तो ये फार्मर्स को बहुत ज़्यादा जो है एक होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि उनको मार्केट में बेच नहीं पा रहे हैं या फिर किसी कारणवश बेच नहीं पा रहे हैं, तो एक होता है कि भैया बहुत ही गिरे हुए दामों पे उनको बेचना पड़ता है मजबूरी में। तो वो मजबूरी नहीं आती है, वेयर हाउस में आप जमा करा दो, ठीक, रिसिप्ट ले लो, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप कम दाम पे ना बेचकर अपना जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आप इस रिसिप्ट के जरिए जो है तुरंत आप जो है लोन ले सकते हो, वो सारी चीज़ें तो वो आपको मिल जाती है। और पहले रिसिप्ट जो है देरी से मिलती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया मामला, तो आपको ये और तेज़ी से जो है मिल जाती हैं, ऑनलाइन रियल टाइम में मिल जाती है। ठीक, तो वही सारी चीज़ें बताई गई है कि ये जो है आप इसको रख सकते हो, कोलेट्रल की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक, संपार्श्विक जिसे कहते हैं। ठीक है, और इसको किसने इनेबल किया है भैया? ये एक एक्ट जो आया था 2007 में, उसके अंतर्गत ये दिए जाते हैं नेगोशिएबल रिसिप्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया है।
वेयर हाउसेज जो रजिस्टर्ड हैं वहाँ से आपको मिल जाता है ये, ठीक है। टाइम वैलिडिटी होती है इसकी, ऐसा नहीं है कि 100 किलो मान लो आपने कोई चीज़ जमा करी तो उसकी टाइम लिमिट है, जो भी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ आप जो भी जमा कर रहे हो, ठीक, तो उस हिसाब से उसके अंतर्गत ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि भैया नीलामी भी हो जाती है, ठीक, अगर लोन आपने जो लिया, ठीक, क्योंकि देखो आप ये रिसिप्ट दोगे ना बैंक को, वो बैंक आपको जो है पैसे देगा, रुपीज़ मिल गए आपको, ठीक। कई बार क्या हुआ कि आप जिस बंदे ने पैसे लिए वो पैसे वापस बैंक को दे नहीं पा रहा है, लोन जो है चुका नहीं पा रहा है, तो बैंक क्या करता है कि इस रिसिप्ट की ऑक्शनिंग कर देता, नीलामी कर देता, फिर उससे पैसा रिकवर कर लेता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ने वाली हैं, और इम्पोर्टेंट भी है, हो सकता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ही डायरेक्टली पूछ ले, क्योंकि एग्रीकल्चर से मैंने देखा है यूपीएससी खासतौर पे क्या करता है, जैसे केसीसी के बारे में पूछा, ठीक है, और आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है, ठीक है, किसान विकास पत्र है, इन सब के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है एग्रीकल्चर संबंधित, जो भी संस्थागत चीज़ें चल रही हैं उससे क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आ सकता है, ठीक। मैंने आपको पहले बताया पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वीडियो देखिए फिर पीडीएफ से जरूर पढ़िए एक बार खुद से। अगला टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इनकम टैक्स वाली जो डिपार्टमेंट है वो भी इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही है, ठीक, और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कुछ कदम ले रही है, जैसे कि यहाँ पे एक हरित आयकर है, हरित यानी कि ग्रीन, आयकर यानी कि टैक्स, ठीक, आयकर विभाग होता है ना, टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक हरित आयकर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका एम जो है वो ये है कि ग्रीनरी को बढ़ाओ और माइक्रो फॉरेस्ट को क्रिएट करो। माइक्रो फॉरेस्ट जो है वो एक टेक्निक होती है, मेथड होता है, मियावाकी मेथड, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा सकता है भैया मियावाकी मेथड क्या है, तो ये माइक्रो फॉरेस्ट बनाती, किसी एक जगह में कई सारी प्रजातियों को बहुत ही डेंसली जो है उगा दिया जाता है, ठीक, तो एक फॉरेस्ट बन जाता है, माइक्रो फॉरेस्ट, कम जगह में काफ़ी अच्छी जैव विविधता के साथ में कई सारी स्पेशीज, प्लांट की स्पेशीज को एक साथ जो है, हाईली घनत्व बहुत ज़्यादा होता है उसमें उगाते हैं, ये माइक्रो फॉरेस्ट की तरह काम करता है, बहुत ही अच्छा कार्बन स्टॉक और जो है आपका क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फ़ायदेमंद होता है। मियावाकी, अकीरा मायावाकी थी एक बोटेनिस्ट, जापानीज़ की 1980s में, तो उन्होंने ये टेक्निक को जो है बनाया था, ठीक है, मतलब उजागर किया था, प्रचलित किया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, प्लांट जो है रिक्वायर मतलब 9 से 8 महीने लगते हैं, ताकि फिर उसके बाद वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं, पहले थोड़ा 8-9 महीने ध्यान देना पड़ता है, फिर खुद से वो सूक्ष्म वन जो है चल अपने आप को सस्टेन कर लेता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2022, ठीक। इसको किसने जो है यहाँ पर किया है, सेलिब्रेट किया, CSIR NISCPR, ये क्या चीज़ है ये बताऊँगा। 2022 वाला अभी ओपन एक्सेस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओपन एक्सेस क्या चीज़ है, ओपन एक्सेस देखिए कई बार आपने देखा होगा, रिसर्च गेट है और भी कई शोध गंगा आप लोगों ने देखा होगा, कई कोई चीज़ सर्च कर रहे होंगे तो वहाँ पे रिसर्च वर्क जो भी होते हैं उनको ईजिली, फ्रीली, विदाउट एनी चार्ज अवेलेबल कराया जाता है ऑनलाइन, ताकि लोग आएँ हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो है सब लोग आके उसको पढ़ें और अपने कुछ व्यूज़ दे सकें। ओपन एक्सेस होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी उसको ये नहीं कि हाइड कर रखा है, पासवर्ड लगेगा, कुछ नहीं, ओपन एक्सेस, तो उसी को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जो है आपका अवेयरनेस, ये वीक इसलिए मनाया जा रहा है कि भैया लोग के अंदर जागरूकता हो कि हाँ ओपन एक्सेस क्या चीज़ होती है, किस प्रकार से रिसर्चर्स उनके जो काम है उसको आप पढ़कर फ्रीली एक्सेस करके जो है आप भी अपने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करता है स्पार्क, और ओपन एक्सेस वीक एडवाइजरी कमेटी के साथ मिलकर 2008 में इसको फॉर्म किया गया था, ठीक। अब की बार का जो थीम है वो ये है कि क्लाइमेट मूवमेंट कैसा हो रहा है, मौसम, ठीक है, और इंटरनेशनल ओपन कम्युनिटी। CSIR NISCPR क्या चीज़ है भाई साहब, तो ये आपका जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च है, ठीक। तो याद रखिएगा 15 डायमंड ओपन एक्सेस स्कॉलरली जो है जर्नल CSIR NISCPR जो है वो पब्लिश करता है, और इसका कोई भी चार्जेस नहीं लिया था, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी देखिए केरला के गवर्नर जो है ये आरिफ मोहम्मद जी हैं, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा है
कि मैं अपनी पावर, संविधान में दी गई एक पावर है कि प्रसाद प्रयत्न का सिद्धांत, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये कहा जाता है, अगर आप देखो आर्टिकल में, कि राज्यपाल स्टेट के लेवल पे जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक, वो गवर्नर के डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे जो है रहते हैं। तो जो है गवर्नर जो यहाँ के केरला के, उन्होंने ये कहा कि हम फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं केरला के उनको हटा रहे हैं, ठीक, निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक, ऐसा होता नहीं है। क्या है कि गवर्नर की जो है सीएम जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेवल की बात हो रही है, उनको तो अपॉइंट करता है, ठीक, लेकिन बाकी जो मंत्रिमंडल होता है वो सीएम की एडवाइस पे किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको हटाना है, वो सारे काम सीएम के हैं, ठीक, वो करता है, ठीक, वो कहता गवर्नर से है, गवर्नर फिर फाइनली एक्शन लेता है। मतलब एक तरीके से जैसे कि आपने कई बार सुना भी होगा कि जो है जो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं गवर्नर और स्टेट सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, ठीक, तो प्रेसिडेंट को तो खैर रबर स्टाम्प भी बोला जाता है। खैर, तो यहाँ पर वो जो भी सीएम बताएंगे किसको मंत्रिमंडल में रहना नहीं रहना, तो वो सीएम बताता है, गवर्नर खाली अपने लेटर हेड पे उनके जो है काम चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर खुद से कहते कि इस मंत्री को हटा दो। ऐसा कहा गया, इन्होंने किया भी है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक, ये जरूर कोर्ट में जाएगा ये केस, और जहाँ तक है ये खारिज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का, कि ये इंग्लिश कॉमन लॉ है, वहाँ से डिराइव किया गया है। आर्टिकल नंबर 310 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी व्यक्ति जो डिफेंस या फिर सिविल सर्विसेज में है, यूनियन में, ठीक, केंद्र लेवल पे बात हो रही है, तो वो अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक, और जो भी सिविल सर्विस में स्टेट का है वो गवर्नर के प्रसाद प्रयत्न के सिद्धांत के अनुसार अपनी पोजीशन ऑफिस को होल्ड करता है। 311 में ये कहा गया है कि सिविल सर्वेंट जो है उसको हटाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक, यहाँ पे सिविल सर्वेंट को कुछ जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि भैया जो उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके खिलाफ वो कुछ अपने भी बात रख सकते हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि भैया ये जो इंक्वायरी है, ठीक, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो नहीं कराई जाती, सिविल सर्वेंट को मौका नहीं दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है, तो नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा हो रहा है, तो तब भी इंक्वायरी इस टाइप की नहीं होगी, सिविल सर्वेंट अपनी बात नहीं रख पाएगा, ठीक, ठीक। प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए हो गया, और गवर्नर का जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जो गवर्नर का स्टेट गवर्नमेंट में करते हैं ये प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को, ठीक। आर्टिकल नंबर 64 ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट गवर्नर करता है और अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द सीएम एडवाइस, ठीक। तो ये भी लिखा गया है इस आर्टिकल में कि मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर यहाँ पे सोच रहे हैं कि भैया मिनिस्टर तो हमारे हिसाब से हम जब चाहें तब उसको निकाल सकते हैं, तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर जो है उसको निकालने की कोशिश करी है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में बोला गया है कि इन विच दे आर अपॉइंटेड सोलली और द सीएम एडवाइस। दे कौन है इसमें? जो मिनिस्टर हैं। जो प्लेजर वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, ठीक, प्रसाद प्रयत्न की बात जो हो रही है, वो ये कहता है कि जो राइट है वो चीफ मिनिस्टर का है कि वो डिसमिस कर सकता है मिनिस्टर को, ना कि गवर्नर को। अगर सारी बात को आसान भाषा में बोलें तो गवर्नर जो होता है इंडियन स्टेट का, वो नहीं हटा सकता किसी मिनिस्टर को अपने खुद पर, मतलब अकेले, ठीक, कि खुद ही कहते कि हाँ हटो, ये नहीं हो सकता। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 310 आर्टिकल है, 311 आर्टिकल है, 164 आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला टॉपिक है इकोनॉमी एनर्जी संबंधित। देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 ये कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करता है, ठीक। आप लोग से जो है क्वेश्चन जो कमेंट करके बताइए कि क्या ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये पब्लिकेशन कौन निकाल रहा है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 हर साल निकाली जाती है। और इस बार इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, जैसे कि ये जो डेटा है निकालते हैं ना एनर्जी आउटलुक में, ये काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस और करने के लिए अच्छा रहता है, निष्पक्ष जो है इसमें डेटा रहता है। एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट टारगेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस सबको देख के फिर जो है सरकारें इसके लिए पॉलिसी वॉलिसी बनाने के लिए डेटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अभी इस आउटलुक में बताया गया कि रशिया ने जो इन्वेजन किया यूक्रेन का, इसकी वजह से दुनिया में एक वैश्विक जो है ऊर्जा संकट जो है खड़ा हो गया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी मिसालें पहले नहीं हमने देखी हैं। और ये एक मतलब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है
कि जो हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं क्लीन फ्यूल की तरफ स्थानांतरण करना चाहते हैं, उसको भी ये जोड़ भी दे सकता है। ठीक, क्योंकि अगर अभी आप कोयले पे, गैस पे, इन सब पे कर रहे हो तो ये रिन्यूएबल तो है नहीं। रिन्यूएबल क्या है भाई साहब? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो जब आपको गैस मिलना बंद हो जाएगी तो आप कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे। अभी जैसे मिलना बंद हो गई है रशियन इन्वेजन के बाद में, नहीं मिल रही है भाई, महंगी मिल रही है या फिर मिल ही नहीं रही, तो आप फिर सोलर एनर्जी इन सबको बढ़ावा दोगे। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। और अभी जब फिर से विंटर आ रहा है, जो ठंडी जगह ऑलरेडी है, ठीक, आपका नदर हेमिस्फीयर में, तो वो लोग जरूर इस सब पे जो है ध्यान देंगे। हो सकता है आगे सोलर और इस पे ज़्यादा तेजी से बढ़ावा दें। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और ये वाली जो चीज़ है इनकी एनर्जी आउटलुक में, वो दो तरीके से निकल जाती हैं, स्टेप्स और एपीएस। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक, खाली ये बताया गया कि गवर्नमेंट जो है स्टेप्स में क्या करता है कि भाई साहब जो पॉलिसीज़ हैं उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले सकते, जो चल रही हैं किस प्रकार से चल रही हैं, ठीक है, या वो भी जो भी उनकी अंडर डेवलपमेंट है पॉलिसीज़, उसको मतलब देखते हैं कि भैया गैस से वो जाना चाहते हैं सोलर की तरफ, कोयले सोलर की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, क्या चल रहा है वो सबको देखते हैं। अनाउंस प्लेज सिनेरियो में देखते हैं कि हाँ भाई साहब नेट जीरो अगर करना चाहता है, जैसे भारत कब तक करना चाहता है, 2070 तक। ये तक टारगेट याद रखना, ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो वो भैया जो पॉलिसी उन्होंने बताई है नेट जीरो करना चाहते हैं, क्या वो उस पाथ पे हैं कि नहीं है, ये बस देखता है। ठीक, इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया का जो कोल और जनरेशन, जो हम कोयला जो एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने यहाँ भारत में, और जो ऑयल का इंपोर्ट है, आयात है, वो पीक होने वाला है 2030 में। मतलब सबसे ज़्यादा हमें लेवल पे, मान लीजिए आज हम 100 करते हैं तो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम हम लोग जो है 1000 करेंगे, 2030 तक करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो गैस इंपोर्ट भी तब तक कहा जा रहा है कि डबल हो जाएगा। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर बना 2021 में। पहला कौन है भैया? चाइना। ठीक, दूसरा कौन हो गया है? इंडिया हो चुका है। 2021 में सबसे ज़्यादा कोयला प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को पछाड़ते हुए। ठीक, पूरी दुनिया में देखें तो जो उपभोग करता है इंडिया कोयले का, वो सिर्फ 10% है। चाइना दुनिया में देख, अगर टोटल 100 में से देखा जाए तो 55 जो है भाई साहब चाइना अकेले उपभोग करता है कोयला का। 10% के करीबन थोड़ा जो है आपका इंडिया करता है पूरी दुनिया में कोयले का उपभोग। ठीक, याद रखना, ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो आउटलुक है, जो रिपोर्ट है, इसके आप डेटा वहाँ पे लिख सकते हो। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। ठीक, ये न्यूक्लियोटाइड जो आपके कुछ इसमें बॉन्डिंग्स होती हैं, ATCG मैंने आप लोग कई बार बताया है। ठीक है, ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही जो है आपका कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपना विकास करता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक, और ये जो कोडिंग है वो हर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल है, वो ये कोडिंग यूनिक होती है। ठीक, अलग होती है। जैसे आधार नंबर ना आपका अलग है। ठीक, तो इससे क्या क्या चीज़ें फ़ायदा होते हैं डीएनए के यूनिक होने की वजह से। ठीक, तो इसमें इंडिविजुअल को मैच करना कि हाँ भैया आपका बाल है, ठीक, मिल गया कहीं पे तो आप बताया सकता है कि हाँ भैया ये यहाँ पे थे, या फिर ये व्यक्ति आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। एक्यूरेट एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है किसी व्यक्ति की जो है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। कोई विक्टिम है, अर्थक्वेक में दब गया था, टेररिस्ट अटैक में जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हो गया था, तो विक्टिम की पहचान करनी, शिनाख्त करनी है, तो डीएनए का काम आता है। कई बार एनडी तिवारी वाला आपने जरूर सुना होगा कि उसमें जो है एक व्यक्ति ने बोला कि ये मेरे बाप हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक, दोनों का डीएनए चेक करो। डीएनए चेक करके पता चला कि हाँ ठीक है भैया, सिविल मैटर्स पेरेंटेज वाले में एनडी तिवारी फिर उनके बाप निकले। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ केसेस भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ये क्यों है न्यूज़ में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, कोई भी केस आएगा उसमें सिर्फ आप डीएनए का ही उपयोग करो, ये जरूरी नहीं है। ठीक, और भी जो चीज़ें हैं, जो एविडेंस है, उसका भी उपयोग करिए। कोई जरूरी तो ना हर बार हर चीज़ पे जो है डीएनए आप बस का यूज़ कर लिया और उसी के जरिए आप जो है कोई केस को सॉल्व कर रहे हो। ऐसा इन्होंने भवानी प्रसाद जेना 2010 का केस और बनारसी दास 2005 का केस है, इसमें कहा हुआ है कि डीएनए टेस्ट शुड नॉट बी ऑर्डर्ड इफ देयर वाज अदर मटेरियल एविडेंस एट हैंड टू प्रूव द केस। ठीक, अशोक कुमार वर्सेस राजगुप्ता 2021 में भी कहा गया है कि जेनेटिक टेस्ट को ऑर्डर करने से पहले आप एग्जामिन करो कि भैया किस चीज़, क्या एम है आपका, जो आप जेनेटिक टेस्ट आप कराना चाहते हो। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि डीएनए की टेस्ट को लिमिटेड यूज़ करो, हर चीज़ में थोड़ा ना तुम डीएनए टेस्ट कराने लग रहे हो। तो ये चीज़ है। ठीक, अगला जो टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, जीएस पेपर 3, मॉर्बी में क्या हुआ? मच्छू रिवर पे एक सस्पेंशन ब्रिज, केबल ब्रिज था। ठीक,
तो वो गिर गया, टूट गया, जो भी है। लेकिन बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है ये। ज़्यादातर महिलाएं, बच्चों की जो है डेथ हो गई। ये सब जो है इस ब्रिज पे खड़े हुए थे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और दिवाली के बाद ये आए थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल इसको बंद करके रिपेयरिंग हुई थी और उसके बाद जो है ये खोला गया था। लेकिन जिसने भी यहाँ पे रिपेयरिंग करी थी, अभी एफआईआर और सब तो हो रही है। ठीक, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, इनॉग्रेट होता है तो सब आते हैं लोग फोटो वोटो खिंचाने, सब कि हमने बनवाया, ये करवाया। अब जब ये टूट गया है ना, तो वो धूड़े नहीं मिल रहा है जिन्होंने इनॉग्रेट किया, उनकी जगह सिक्योरिटी गार्ड को ले लेंगे। ठीक, उसको सजा हो जाएगी, छोटे लोग को जो है जो बनाया जाता है स्केपगोट। तो ये भी बहुत गलत बात है। अगर आप उसको लॉन्च करने के लिए आते हो, जो है आप बताते हो कि हाँ हमने कराया, ये कराया, वाह वाह लूटते हो, तो जब वो उसमें कुछ खराबी निकलती तब आप कहाँ चले जाते हो। तो आपको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में ये टॉपिक तो है ही है, साथ ही साथ एथिक्स के उसमें है, केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि भैया बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, क्या जिसने रिपेयरिंग करी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या उसने ये बताया था, जैसे कि इस वाले केस में उसने बताया था कि 100 या फिर 200 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए इस पर, और जब ये हादसा हुआ तब बताया जा रहा है 500 लोग इस पे खड़े होके। और कई एक वीडियो भी आया है, मैंने देखा कि उसमें वो कूद रहे हैं उस पर। ठीक, कूद रहे हैं, हिला रहे हैं। ठीक, मतलब इंसान जो है बंदरों से विकसित तो हो गया, लेकिन बंदरों वाली हरकतें नहीं छोड़ रहा है। तो ये सब होगा तो देखो, जो लोग कर रहे थे चलो उनकी गलती थी, लेकिन बाकियों को क्या? ठीक, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सब बेचारी उसमें जो है 141 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो काफ़ी दर्दनाक हादसा है। मोरबी के बारे में समझ लेते हैं। मोरबी जो है ये गुजरात में है और ये एक डिस्ट्रिक्ट अभी नया बनाया गया था। सेरेमिक जो होता है ना, जो आपका, ठीक, चीनी मिट्टी या फिर क्या बोलते हैं, जो महीन मिट्टी होती है, उसकी फैक्ट्रियों के लिए मशहूर है। और मच्छू रिवर पे ये ब्रिज जो है करीबन 100 साल पहले बनाया गया था। रिपेयर होती रहती है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर रिपेयरिंग के बाद जब खोला गया तो टूट गया है ये ब्रिज और काफ़ी हादसा हुआ है। मोरबी जो है सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ के लिए मशहूर है। एक्सपोर्ट जो है भारत का सेरेमिक का जो होता है वो आपका ज़्यादातर मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया, अफ्रीका में होता है। कंपटीशन जो यहाँ के सेरेमिक का है वो चाइना से है सिर्फ। मच्छू जो एक है, छोटी सी रिवर है, मांडला हिल से निकलती है। आप लोग आज गुजरात का जो है मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, काठियावाड़ क्या है, सौराष्ट्र क्या है, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों देखिएगा। रण ऑफ कच्छ में जाके जो है ख़त्म होती है ये। और 1979 में भी एक ट्रेजिडी हुई थी, जब पानी मच्छू रिवर पे जो है डैम फेल हो गया था, पानी भर गया था पूरे डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, कई लोग की जान पड़ गई थी। ये जो पुल था, पुल की बात कर लेते हैं जो टूट गया है, इसको झूलतो पुल भी बोलते हैं गुजराती लैंग्वेज में। और सस्पेंशन ब्रिज था। इसको जो है सर वाघजी रावजी जो ठाकुर साहब थे मोरबी के, 1858-1922 तक जिंदा रहे। 1879 में उन्होंने जो है इसको बनवाया था। और वाघजी जो थे, इन्होंने प्लानिंग बिल्डिंग करी थी पूरी सिटी को बसाने में मोरबी की। और ये पहला यहाँ पर आर्ट डेको पैलेस भी बनाया था, यूरोपियन स्टाइल। सेंटर स्क्वायर भी यहाँ पे बनाया गया था, जिसको आज ग्रीन चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है गैंजेटिक डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर ये बोला है कि गैंजेटिक डॉल्फिन वापस से गंगा रिवर में दिखाई देने लग गई, क्योंकि अब जो हमने नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत काफ़ी अच्छा कार्य किया है, जिसकी वजह से जो गुणवत्ता है वो पानी की वो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो वापस ये एक संकेत है, अगर डॉल्फिन वापस आ रही तो ये संकेत है कि जो गुणवत्ता है वो पानी की, गंगा के वाटर की बहुत अच्छी हो गई है। और उसके पीछे का कारण है हमारे द्वारा नमामि गंगे प्रोग्राम का अच्छे से कार्यान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक, तो गैंजेटिक डॉल्फिन जो है फ्रेश वाटर, मीठे पानी में रहती है ये। ठीक, और ये कुछ ही ऐसी रिवर डॉल्फिन्स हैं जो मतलब फ्रेश वाटर में रहती हैं। ठीक, ये कहाँ कहाँ रहती हैं? गैंजेस यानी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णाफुली, सांगू रिवर, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश में जो है ये पाई जाती है, रिवर्स में पाई जाती है। ठीक है, महासागर में नहीं बात हो रही है, रिवर की बात हो रही है। कॉमन नेम इनके ब्लाइंड डॉल्फिन भी हैं। क्यों बोलते हैं भैया अंधी डॉल्फिन, बताएंगे अभी। ठीक, हीहू शूज भी बोलते हैं, वो भी बताऊंगा अभी क्या है। ठीक, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो वो है गैंजेटिक डॉल्फिन। और गुवाहाटी की ऑफिशियल एनिमल भी है, इंडियन सिटी और गुवाहाटी की ऑफिशियल एनिमल भी है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इसकी जो है जो नोज़ होती है काफ़ी थिन होती है। ठीक है, और ये मेजरली फिश को खाती है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करी हैं।
इनकी आंखों में लेंस नहीं होता है, इसलिए इनको ब्लाइंड डॉल्फिन बोलते हैं। अब ब्लाइंड हैं तो कुछ और तो भाई साहब इनके अंदर रहता होगा ना, जो इनको बहुत ही आसानी से जीने के लिए जो है इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया होगा, या फिर कुछ स्किल्स बनाई होंगी जिसकी वजह से आसानी से जी पाते हैं। तो देखो ऐसा है कि इनके पास बायो सोनार सिस्टम होता है, मतलब साउंड को भेजना, साउंड जो है किसी चीज़ से टकराई वापस आई तो उनको पता चला अच्छा यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक। तो उसी के हिसाब से हाईली डेवलप्ड बायो सोनार सिस्टम होता है जो इनको मछली मारने खाने के लिए जो है मदद करता है। ये एक मैमल है, यानी कि स्तनपायी है, बच्चे जनते हैं ये, ठीक। अंडे उंडे नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और ये जो है पानी में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, हर 30 से 120 सेकंड में इनको वापस पानी की सतह ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, ठीक। और जिस प्रकार से सांस लेते हैं जो साउंड आती है वो उसकी वजह से उनको सूज भी बोला जाता है, ठीक। सुसु लिखा हुआ है लेकिन ये सूज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा सुसु नहीं बोलने लगिएगा। और उसके बाद जो है जो पॉपुलेशन है ये कई कुछ सैकड़ों में ही है इनकी। भारत में IUCN का स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, भारत में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, इसके अंतर्गत इसको शेड्यूल 1 का जानवर यानी कि बहुत ही हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, यानी कि इनका जो ट्रेड है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है निगरानी रखी जाती है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल क्लाइमेट और ऑब्जर्विंग सिस्टम, ठीक। इन्होंने ये बोला है कि भैया पैसे वैसे लाओ, नहीं तो ये ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम सही से चल नहीं पाएगा, इसको मजबूत बन कराने के लिए, लगातार चलाने के लिए हमको फाइनेंसिंग चाहिए। ये को स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, जो रेगुलरली देखता है भैया कि ग्लोबली वैश्विक लेवल पे मौसम किस प्रकार से जो है, जलवायु किस प्रकार से चल रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो गाइडेंस कैसे करें, उन सब चीज़ों को ध्यान रखता है ऑब्जर्व करके, ठीक। इसको को स्पॉन्सर्ड करते हैं WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को, UNEP, ठीक, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बताइए इसका कमेंट करके, कई बार बता चुका हूँ, इस हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर्स जो इंपॉर्टेंट संस्थान है इनके लिए मैंने एक ऑडियो मैसेज या वीडियो के जरिए भी दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरे जो भी वीडियो आपको करने हैं सर्च, तो आप ऐसे कर सकते हो, CSFS लिखो, फिर आप लिख दो जो है इंस्टीट्यूशन, हेडक्वार्टर्स, कुछ भी, ठीक, करंट अफेयर, तो आपको मिल जाएगा ये कीवर्ड से, ठीक है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, ये सब लोग मिलकर जो है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम को जो है को स्पॉन्सर करते हैं, प्रायोजित करते हैं, ठीक। इसमें पैनल भी है जो बताता है एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करना है, गाइडेंस करना है, देखना है कि भैया सही चल रहा है पूरी धरती का क्लाइमेट कि नहीं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने में मदद करता है, चैलेंजेस को क्लाइमेट रिसर्च करके, और एडाप्टेशन मेजर्स भी बताता है, ठीक है। चलिए आज के MCQs देख लेते हैं हम लोग। ये MCQ की जो PDF है ये भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यहाँ पे हम लोग रोज डेली जो है GS, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर के क्विज़ भी कराते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर आप लोग जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, करना चाहिए रोज़, ठीक है। सिर्फ पढ़ते रहोगे, अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आखिरी में एग्जामिनर आपको टेस्ट ही करने वाला, तो पहले से आदत डालो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गेंजेटिक डॉल्फिन, इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। गेंजेटिक डॉल्फिन जो है फ्रेश वाटर स्पीसीज है, ये भी एकदम सही है, ठीक। तो दोनों सही होने की वजह से बोथ 1 and 2 आंसर, यानी कि C ऑप्शन हो जाएगा। मच्छू नदी के संबंध में सही कथन चुने। मच्छू एक छोटी नदी है जो मंडला पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में 130 किलोमीटर बहती है। नहीं, अरब सागर नहीं, रण ऑफ कच्छ में, ठीक, रण ऑफ कच्छ में जाके मिलती है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, सही पूछा गया है। आपका सस्पेंशन ब्रिज, झूलतो पुल जो है, वॉज ए पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज दैट वॉज इनॉग्रेटेड इन 1879 ड्यूरिंग द रेन ऑफ सर वाघजी रावजी द ठाकुर साहब ऑफ बोरबी 1858 से लेके 1922। सारी चीज़ें इसमें सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, करेक्ट पूछा गया तो 2 ओनली, यानी B ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग DNA, तो DNA जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कोशिकाओं में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया DNA इज ऑल्सो फाउंड, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो DNA के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ, आज भी पढ़ाया है। आप लोग जो टेलीग्राम चैनल पे हमारे जाके, ठीक, वहाँ पे जाके साइड में जो 3 डॉट आते हैं वर्टिकल, उस पर आप जाके सर्च करोगे DNA, तो आपको जो है एनालिसिस मेरी मिल जाएगी, या फिर ऑडियो मैसेज के थ्रू से आप समझ जाओगे। दोनों ऑप्शन सही है, करेक्ट पूछा गया है, बोथ सी है, बोथ 1 and 2, यानी कि C ऑप्शन हो जाएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई वर्ल्ड बैंक,
आईईए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, कौन है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2022। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पार्क इन पार्टनरशिप विद ओपन एक्सेस वीक एडवाइजरी कमिटी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा गया, ध्यान रखना। इट वॉज फाउंडेड इन 2008 बाई स्पार्क एंड पार्टनर्स इन द स्टूडेंट कम्युनिटी। तो क्या ये सही है? क्या स्टूडेंट कम्युनिटी था? क्या याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया, इसलिए नन ऑफ दीज, डी आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया ये ध्यान नहीं दिया तो इसलिए मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैपिंग संबंधित अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। मालवा प्लेट्यू संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताइए कौन कौन सही है। इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिव लावा फ्लो एंड इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल। मालवा प्लेट्यू की बात हो रही है, डेक्कन प्लेट्यू की बात नहीं हो रही है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? क्या बताइए, क्या सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्लैक सॉइल बताइए किसके लिए मशहूर है, क्या ज़्यादा फसल यहाँ पे होती है? और इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल बेस्ड ऑन विंध्यांस हिल। एक ट्राइंगल सा बन जाता है, ठीक, विंध्यांस हिल की वजह से। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। और इसका मैप हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए सारे एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं अच्छे से, पूरा रेड वेड भी कर रखा है ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाओ। ये है मालवा प्लेट्यू, ये रहा। ठीक है, विंध्यान रेंज ऐसे जाती है। ठीक है, चलिए आज का जो है क्वेश्चन देख लेते हैं जनरल स्टडीज से, पेपर 2 से संबंधित मेंस आंसर राइटिंग के लिए। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, 2 नवंबर, जीएस पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस संबंधित। प्रसाद प्रयत्न का सिद्धांत क्या है? उदाहरण सहित समझाए। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 10 मार्क्स का है। अच्छे से लिखिए, जरूर लिखिए, बिना लिखे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। प्रीलिम्स में गोला बनाते रहोगे, पार होते रहोगे, मेंस में लिखना ही पड़ेगा अगर सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है तो। नहीं लिखेंगे, आखिरी में टेस्ट सीरीज चाहे कितनी भी लगा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। डेली इंप्रूवमेंट अगर नहीं किया तो लिख के रख लो, सच बता रहा हूँ। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना अच्छा है। ठीक, चलिए आज का मोटिवेशनल मैसेज देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे पेड कोर्सेज जो हम पूरे फाउंडेशन वाले जो हैं, इंटीग्रेटेड सेपरेट प्रीलिम्स और मेंस का 2023 का कोर्सेज जो है यूपीएससी यूपी पीसीएस के, ये आप लोग 1 दिसंबर से नया बैच चालू हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रोज स्टडी प्लान मिलता है आपको, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज इसमें होती है, और आपका जो है डेली मेंस आंसर राइटिंग कराया था उसको इवैल्यूएट करता हूँ, डेली एमसीक्यू होते हैं। कोई भी डाउट पूछो, कितने डाउट पूछो, सब आपको यहाँ पे बताया जाता है। पूरा पर्सनलाइज 1-to-1 जो है मेंटोरशिप यहाँ पर होती है, गाइडेंस पर्सनलाइज जो है आपका इंटरेक्शन किया जाता है। ठीक, इतने ज़्यादा जो है इंटरेक्टिव जो है सेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। चाहे कोई कितनी मार्केटिंग कर ले, आप ज्वाइन करिए, समझिए, देख लीजिए। और हमको आप जो भी हम लोग के जो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनके ऑफिशियल और बिल्कुल करेक्ट जो रिव्यू है विदाउट एनी एडिटेड, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप जाके उनके जो है मैसेजेस भी देख सकते हैं। ठीक, मैसेज भी, ऑडियो मैसेज, सब कुछ है। बाकी जो कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे आंसर राइटिंग, और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट अफेयर मॉड्यूल, डाउट डिस्कशन, सिर्फ डाउट डिस्कशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बैंक की डिटेल दे रखी है, कोई डाउट हो तो 9650347272 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आज का जो मोटिवेशनल मैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी के परछाई के नीचे खड़े रहने से खुद की परछाई नहीं बनती। खुद की परछाई बनाने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है। ध्यान रखना इस चीज़ को और समझने की कोशिश करना। हर दिन आपके लिए मोटिवेशन है, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। कल कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज तो है, तैयारी करो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है इस ऐसी दुनिया में जहाँ पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल जो है ओवरलोडेड है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।